वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जो चैलेंजेस है वो रिसोर्स जनरेशन में है। देखिए, पैरामाउंट केबल्स मेरे पिताजी ने एस्टैब्लिश किया था सन 1955 में। तब जब हम गए थे तो हमने देखा था कि कितनी गरीबी में था वो गांव, राजस्थान में ही। और वो कहते थे साहब पानी आता ही नहीं और ज़मीनें सूखी दिख रही थी। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर की जो आप CSR में जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे डिसाइड करते हैं कि इस साल हम इस पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया में काम करेंगे और उसका इम्पैक्ट को क्या विजुलाइज करते हैं, या कोई टूल्स टेक्निक्स होती है जिसको यूज़ करते हुए आप इस काम को सेलेक्ट करते हैं? चेक डैम्स का है। अब ये CSR में नहीं भी किए, CSR था भी नहीं हम पर एप्लीकेबल तब, उससे पहले से भी हम लोग। बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा एक वो है कि भाई आपके 1 रुपये से आपने कितने रुपए का फ़ायदा, चलो अपना नहीं किया बट फ़ायदा पहुंचाया तो कितना गुना पहुंचा दिया। राइट। और मेरा ऐसा मानना है कि चेक डैम में तो 1 रुपये के 100 होते हैं। बट ऐसे ही आपने कहा कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, लाइवलीहुड है, क्या इनमें भी हम काम कर रहे हैं? देखिए, इन सब डेटा बताऊं कि आज की डेट में जो ओवरऑल CSR बजट है कंट्री का, उसका मोर देन 30% फंड PM केयर में जा रहा है। नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, बुराई नहीं लेकिन है, लेकिन साथ में ये है कि PM केयर्स फंड जो है, मतलब आज भारत सरकार की इतनी फंडिंग है तो उसमें एक कहते हैं ना, सागर में 2 बूंद और आ जाएगी। नमस्ते, आप सभी का ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आज पुनः हम आपके साथ गुफ्तगू करने का एक मौका मिला है और आज हम आपके साथ जब आए हैं तो एक नए, जैसा आप जानते हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं। आज भी हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उनसे बेहतर रिसोर्स पर्सन या गेस्ट नहीं हो सकते थे। ऐसे गेस्ट आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी परिचय आपको कराऊंगा। उससे पहले मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि आप हमें अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो आपके फीडबैक आ रहे हैं, उन सब से हम लोग प्रेरित हैं और हमारी कोशिश है कि इसी तरह से आपको हम अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट पर आपके साथ बात करें और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको लेके आएँ और वो आपके सामने उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आंसर कर पाएँ या जो आपके सवाल हैं उनको वो अच्छे से आपके सम्मुख रख पाएँ। इन दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए NGO क्लिनिक पॉडकास्ट निरंतर चल रहा है और मुझे बहुत ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हमारा 14th एपिसोड है जब हम मार्च में आपके सामने बैठे हैं और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट आपके लिए है। आप जैसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं उनको कैसे इससे फ़ायदा मिले उसको ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। और आप जानते हैं कि ISRN एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमारी सदस्य हैं देश भर में। हम हर राज्यों में हमारी कोशिश है कि उन संस्थाओं तक हम पहुँचें और उनके जो रोज़मर्रा के जो सवाल हैं उनको हम ले सकें और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर कहीं एक ISRN छोटी सी भी पहल करता है, हेल्प करता है, तो एक हमारे लिए एक बड़ा बात होती है कि हम एक किसी न किसी तरह से अपने नेटवर्क की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट में जो आज का विषय है वो विषय मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले जो इस सब्जेक्ट का टैगलाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, शेपिंग सोशल change corporate insight on CSR collaboration with NGOs. This is the topic of the today podcast and I believe कि आपको जो CSR से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न यहाँ पर आज आपके दिए हुए जो पूछे जाएंगे
वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। हैं, मैं उनका परिचय भी कराता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आपसे कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को आप के बीच में जाता है, आप उससे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में और सारी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और एज अ सब्जेक्ट नॉलेज इसको अपने साथ रखें। कभी अगर उनको लगता है कि उनसे पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ सवाल, उनका सवाल है, सुलझा सवाल है, उसको सुलझाने के लिए इस तरह इस पॉडकास्ट को देखकर वो उसके बारे में समझ सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो इस विषय के लिए हमने जिनको आमंत्रित किया है, मैं उनका परिचय कराता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013 में जब आया तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी सामने आए जो पहले से फिलैंथ्रोपी वर्क में, सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे, लेकिन ड्यू टू एक्ट उनके लिए मैंडेटरी था और उन्होंने CSR करना ही था। ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉर्पोरेट भी सामने आए जिन्होंने अपने से आगे बढ़कर इस काम को अपने हाथ में लिया और शुरू किया। उनमें से एक इंडस्ट्रियलिस्ट आज हमारे बीच में हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो वेल नोन पर्सनालिटी हैं जिनको हम सभी संजय अग्रवाल के नाम से जानते हैं। संजय अग्रवाल जी, ही इज़ अ चेयरमैन एंड CEO पैरामाउंट केबल ग्रुप. He is a completed BCom from the prestigious SRCC, Sri Ram College of Commerce. Sanjay Agrawal has been an integral part of growth story of Paramount Cables from rupees 1 crore small scale industry unit to one of the largest cable manufacturing in India. Sanjay ji personally led various key initiatives for Paramount Cable, including the first public issue on Bombay Stock Exchange in 1994, the transformation of the company from small enterprises status into medium scale industry upon its successful launch of its PIGF telecom cable plants and further expansion of diversification into optical fiber cable in 2001 and high voltage cables in 2007. He is currently involved with a number of industry association, forum and organization like Chairman Industry Affair Committee, PSG Chamber President Indo-Solvia Business Forum, Member of Board of Director Northeastern Indian Asian Chamber of Commerce and Industry, Member Governing Board Rotary Delhi Central Charitable Trust, Rotary Biklang Crane, and also he has a governing board member of ISRN. Sanjay Agrawal ji known inspiring a new generation of leader. Sanjay Agrawal remarkable journey from small scale entrepreneur to global industry leader exemplify vision, integrity and determination. His contribution to industrial growth, policy reform and social development continuing to inspire future generation of business leader and change makers. With innovation in his vision and integrity in the heart, Sanjay Agrawal paved the way for brighter connected tomorrow. ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिनके बारे में मैंने आप सबके साथ उनका एक छोटा सा व्यक्तित्व साझा किया, वो आज हमारे बीच में हैं इस विषय को रखने के लिए, जिसका नाम है शेपिंग सोशल चेंज कॉर्पोरेट इनसाइट ऑन CSR कोलैबोरेशन विद NGOs। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारे बीच में बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक बहुत ही वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको हम सब जानते हैं, वो आज हमारे बीच में हैं और इस विषय को रखने के लिए आपसे उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। ऐसे संजय अग्रवाल जी का मैं स्वागत करता हूं ISRN परिवार की तरफ से और आप सभी दर्शकों की तरफ से। सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के लिए आप आए। आपको सर, जैसा कि हमने बताया कि आज का जो सब्जेक्ट है, उसकी जो टैगलाइन है वो है शेपिंग सोशल चेंज कॉर्पोरेट इनसाइट ऑन CSR कोलैबोरेशन विद NGOs। इस विषय से बहुत ही ये लोकप्रिय विषय है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में। मैं जब लोकप्रिय बोल रहा हूँ तो उसका पीछे पर्पज़ ये है कि बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जो चैलेंजेस है वो रिसोर्स जनरेशन में है, और रिसोर्स जनरेशन को जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर फंड है जिसके थ्रू आज के समय में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के काम में इन्वॉल्व हैं।
तो मैं आपसे सवाल और जवाब करूं इससे पहले, इस विषय को रखने से पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी एक जर्नी रही है, और जैसा मैंने अपने दर्शकों को आपके परिचय में बताया कि आपने उस समय 1983 में जब कॉलेज के बाद बीकॉम के बाद आप आए और सीधे आपने पैरामाउंट केबल्स ज्वाइन किया, उसमें उस समय वो कंपनी की जो सिचुएशन, जो स्टेटस था, और आज आपने कैसे उसकी एक पूरी जर्नी यात्रा रही, उसके बारे में एक बताएंगे तो लोगों को आपकी जर्नी और आपके बारे में भी मालूम चलेगा। देखिए, पैरामाउंट केबल्स मेरे पिताजी ने एस्टैब्लिश किया था उस सन 1955 में, और जो मेरे बर्थ से पहले का एस्टैब्लिशमेंट था। और उन्होंने उस ज़माने में किया जब बहुत कम रिसोर्सेज हुआ करते थे। एक कुछ सेलेक्ट लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के अलावा एक बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती थी किसी लघु उद्यमी के लिए, किसी स्मॉल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना और उसको एक मुकाम तक पहुंचाना। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और एक बड़े अच्छे सफ़र के बाद एक लेवल तक पहुंचे, जब तक मैं और मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल बाद जब तक हम लोग आए, तब तक 1 करोड़ की हमारी रेवेन्यू हमारी कंपनी की हो चुकी थी। लेकिन थे हम स्मॉल स्केल के, और जब एक नई पीढ़ी आती है तो उनका फिर दायित्व बनता है कि उसको उस सारे व्यापार को, उस सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक कैसे आप अगले स्टेप, अगले मुकाम तक लेके जा सकें और नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस की भी बने। तो उसके लिए आपको अपना मेहनत करनी होती है और अपना कुछ नई इनपुट देनी होती है। एक हमारे यहाँ ये एक पारिवारिक संस्कार कहिए कि इतने मुश्किल समय भी झेलते हुए, जब बहुत छोटे व्यापार के को चलाते थे हमारे पिताजी, छोटी इंडस्ट्री चलाते थे, तब भी एक उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस थी। वो उस समय में भी बीइंग एन एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते थे कि जितने आसपास छोटे और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन बेचारों को नहीं समझ सरकारी रेड टेप को टैकल करने की, दुनिया भर के तरह के लाइसेंस अप्लाई करने की और सब करने की, उनका काफ़ी कुछ समय, मैं तो समझता हूँ आधा समय वो इस काम में लगाया करते थे। तो इससे हम लोग बचपन से देखते आए कि भाई आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना देख रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता था, बड़ा जरिया था। तो वो ना सिर्फ अगल बगल में हेल्प करते थे, वो करते मतलब स्मॉल इंडस्ट्री मूवमेंट के वन ऑफ द मेजर, मतलब इम्पोर्टेंट लीडर्स बनते गए और काफ़ी लीड करते थे हर जगह। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इश्यूज़ को सरकार के सामने भी लेके जाना, उनको एड्रेस करवाना। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें देखते हुए बड़े हुए। और जब मैं जैसे ग्रेजुएट किया, जब बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज से किया, उसके बाद बिजनेस में आए, उसके बाद पिताजी ने बताया भाई अब आप कुछ जो मैं कर रहा हूँ, जो हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नए काम करिए, नई चीज़ नए प्रोडक्ट लेके आइए। तब मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया गया कि रेलवे को एक केबल की ज़रूरत थी, एक्सेल काउंटर केबल अपने सिग्नलिंग सिस्टम के लिए, जो उनके कम से कम 10-15 एग्जिस्टिंग सप्लायर थे वो नहीं बना पा रहे थे। तो वो चैलेंज लिया, उसको बनाया, 1.5-2 साल लगा, रेलवेज़ के रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ काम किया और वो केबल सक्सेस हुई। भारत में हमने पहली केबल वो बनाई और हमें नेशनल अवार्ड भी मिला, स्मॉल इंडस्ट्री अवार्ड मिला फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आज तक वो 40 साल आज तक भी वो एक केबल बड़ी इंपॉर्टेंट केबल है रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम के लिए। इस तरह हम लोग, और ख़ासतौर से 3 साल बाद जब मेरे छोटे भाई भी आए, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ हमेशा नया, कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे करने का जज्बा रखा, कुछ एक अलग तरह से कुछ करने का रखा, कुछ इनोवेशन कहिए, इंडस्ट्री में क्रिएटिव तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, इन सब चीज़ों की एक मजबूत बुनियाद पर हम लोग ग्रो करते गए। तो 1995 में, यानी कि 12 साल बाद, हम लोग इस स्टेज पर पहुंच पाए कि हम लोग अपना IPO ला सके, पब्लिक इशू पर हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर आ पाई। और हम लोगों ने
नेक्स्ट स्टेप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से नेक्स्ट स्टेप जो है मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम लोग आ पाए। और उसके साथ फिर हम लोगों ने और जो और नए रास्ते खुले, एक कैपिटल या पूंजी की जो एक ज़्यादा कमी रहती है वो एक स्टेज पर आने के बाद ज़रा एड्रेस हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम लोग और ग्रोथ के बाद पर बढ़ते गए। अभी ईश्वर की कृपा से पिछले साल हम 1000 करोड़ रुपए की टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं और लगातार ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि बढ़ते रहेंगे। तो ये सब जो देखा किया, उसके साथ साथ लेकिन जैसे आपको बताया कि पिताजी ने जो एक एग्ज़ाम्पल रखा था उसको हमेशा ध्यान में रखा, इंडस्ट्री में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जहाँ जहाँ इंडस्ट्री के कोई आप कहें इश्यूज़ थे, परेशानियाँ थी, उनमें कुछ हम कर सकते थे इंडिविजुअली, पर्सनली, अलग चेंबर में इन्वॉल्व होकर। तो काफ़ी एक्टिव, खासतौर से जब पिताजी नहीं रहे उसके बाद जिम्मेवारी वो भी आई, तो इंडस्ट्री की तरफ जिम्मेवारी ली। सोशल तो उसके अलावा जो उस ज़माने में हम लोग ज़्यादा चैरिटी कहा करते थे, मगर जहाँ जो मौका पड़ता था, जहाँ बन पड़ता था, हमेशा किया ही जाता था जहाँ, और वो धीरे धीरे और सिस्टमैटिक होता गया। जैसे जैसे काम बड़ा होता गया, कंपनी बड़ी होती गई, तो कोशिश करने लगे कि हाँ भाई किस किस तरह हम लोग अपने आसपास क्या कुछ चीज़ों में और अच्छा जो भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकें। उसमें ओवर द ईयर्स हम लोगों ने बहुत तरह से समाज में अपनी तरफ से सपोर्ट किया है, करते रहे हैं। कुछ उसमें से मुझे जो याद पड़ते हैं एग्जांपल, हमने करीबन 6-7 चेक डैम, मेरे ख्याल 6 तो शायद राजस्थान में और एक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बनवाए। अब एक एक चेक डैम पर अगर आप ये समझ लें कि चलिए आपने 20 लाख रुपए भी खर्च किए या कोई छोटा बना तो 15 लाख का हुआ, लेकिन उस 20 लाख के खर्चे पर एक गांव जिसमें अगर आप मान लें कि सिर्फ 2000 भी आदमी रहते हैं, तो आपका प्रति व्यक्ति क्या खर्चा हुआ? प्रति व्यक्ति आपका अगर 1000 रुपया खर्चा हो गया और उनका जीवन पलटता मैंने देखा है। मतलब आप एक गांव में जहाँ पर पानी है ही नहीं, ज़मीन सूखी पड़ी है, और आपने वहाँ पर जाके चेक डैम जो बनवाया, उसमें हर साल बारिश हुई, पानी इकट्ठा हुआ, जो पानी बह के चला जाता था वो वहाँ रुका, उससे वाटर टेबल बढ़ने लगी, ट्यूबवेल काम करने लगे, फसलें बढ़ने लगी। अभी करीब 3-4 साल पहले हमारी माता जी के जन्मदिन पर एक चेक डैम का हम लोग इनॉग्रेशन करके आए थे, और तब जब हम गए थे तो हमने देखा था कि कितनी गरीबी में था वो गांव राजस्थान में, और वो कहते थे साहब पानी आता ही नहीं और ज़मीनें सूखी दिख रही थी। अगले साल जब हम गए उसके तो बिल्कुल हरा था पूरा इलाका। तो आप सोचिए, ये अगर इतना बड़ा आप जो है लाइफ में चेंज ला सकते हैं अपने इस कंट्रीब्यूशन से, तो लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की बात है, चेक डैम में ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो आपने बना दी और काम हो गया। उस मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं तो पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था 2021 में भी, और उससे पहले भी बहुत सालों से इन्वॉल्व था। तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया था कि जब आप चेक डैम बनाते हैं उस टाइम आप श्रमदान भी कराते हैं, गांव वालों को पूरा इन्वॉल्व करते हैं, उनकी कमेटी बना दी जाती है, फिर वो उसकी पूरी संभाल देख रेख वो लोग खुद करते हैं। और अगर वो देख रेख नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा 10-20 साल में। मगर अगर आप देख रेख कर पाए तो आपके गांव का नक्शा ही पलट गया, क्योंकि वो पानी तो बह के चला जाता था। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। रोटरी मूवमेंट में हम लोग इन्वॉल्व हैं, रोटरी में जहाँ बन पड़ता है जितने हो सकते हैं। एक मेरे पिताजी रोटरी के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया था, जो था विकलांग केंद्र का। अब तो विकलांग नहीं बोलते, अब दिव्यांग बोलते हैं, तो अब दिव्यांग केंद्र बोलते हैं रोटरी में। उसमें लोगों के लिम्स लगवाना और जितनी भी तरह की हम लोग कार्य कर सकते हैं दिव्यांग लोगों के लिए,
इन सब चीज़ों में, और कुछ हमारे फैक्ट्री के अगल बगल में जितने स्कूल्स वगैरह में जितनी मदद हो पाती है, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं बिल्डिंग में, कॉपी किताबों में, जिस तरह से, तो मतलब अलग अलग तरह के मौके जिस तरह के मिलते हैं वो हमेशा करते रहें, और हम चाहेंगे कि हम करते रहें। और एज अ कॉरपोरेट तो जो भी हम अपना बजट मानते हैं, अब तो भारत सरकार ने अब CSR की ही रिक्वायरमेंट कर दी है, तो अब CSR अच्छा है, एक आपके पास एक टारगेट ही आ गया है, तो आप उतना टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसमें आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में दे सकें। अब कई बार बहुत अच्छी NGOs हमारे पास और अच्छे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिनमें कोई किसी का स्कूल का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब वो भी अगर हमें अपील भी करता है और सब लगता है हाँ नहीं ये कुछ अच्छे काम में जा रहा है, तो वहाँ भी देते हैं। तो यही एक कॉरपोरेट अपनी, देखिए जो आपने शुरुआत जो करी बात की कि NGO को ज़रूरत है, वही कॉरपोरेट को ज़रूरत है। देखिए कॉरपोरेट का काम अपना व्यापार करना है, कॉरपोरेट का काम ये सोशल सामाजिक सेवा नहीं, सोशल सर्विस, उसके लिए उसका फील्ड नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है। और अगर वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से करने की कोशिश करेगा तो शायद इनएफिशिएंटली करेगा या गलती करेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट NGOs जुड़े और अपने प्रपोज़ल और जो है अपने जो उनके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो कॉरपोरेट्स की नॉलेज में आए, और कॉरपोरेट्स जिस तरह जितना जिनका बजट है और जितनी जिनकी अपनी सोच है कि किस तरफ वो करना चाहते हैं, तो दोनों का मिलके ये तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जैसे आपने बड़े अच्छे से अपनी यात्रा को भी बताया, और जो उसमें संघर्ष रहे और उन संघर्षों के बीच में जो इनोवेशन आपने किए, उसमें उसके कारण आज पैरामाउंट केबल जिस तरक्की जो हुई है उनमें, वो ऑब्वियसली एक रिमार्केबल प्रोग्रेस है। और बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप बेटर उसको समझते हैं, बट हम वॉलंटरी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का इंटरव्यू है उसमें आपने उसको भी टच किया और बताया कि कैसे चैरिटी को फिलैंथ्रोपी में और सोशल वर्क में कन्वर्ट किया। ये बताता है कहीं ना कहीं पुराने, मतलब मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आने के बाद लोगों ने काम शुरू किया, ऐसा नहीं है। भारत के ब्लड में सेवा है। और जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने जो सामाजिक कार्य वो करते थे, मैंने बहुत सारे देखा है कि आज भी जो पुराने लोग हैं वो आज भी बहुत सारा धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहे हैं, जैसे धर्मशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, ऐसे बहुत सारे काम हुए। लेकिन पहले जो स्कोप था काम का वो एक लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो जनरली लोग उसमें अपना काम करते थे। बट धीरे धीरे अब जब ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ सेक्टर, और आपने एकदम सही कहा कि कॉर्पोरेट का फोर्टे नहीं है कि वो डेवलपमेंट वर्क में आए, लेकिन जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि समाज में आज के जो विकास का जो 4 मेजर पिलर हैं उनमें एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी एक मेजर पिलर का रोल प्ले करती है, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो काम है, जो लोगों को जोड़ने का काम है, वो एक आर्ट है और एक ये फुल टाइम काम है। और इसलिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इन्वॉल्व करके, उनको अवेयर करके, इंगेज करके अगर किसी काम को आगे ले जाती है तो उस काम की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, ओनरशिप आती है। इससे क्योंकि कई सारी बातें आपने बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट कोट की है, मैं इससे रिलेटेड एक पहला सवाल लेता हूं जहां पे हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो सवाल है वो CSR जर्नी जो आपने बताई सोशल वर्क से रिलेटेड, वो तो एक है, लेकिन आपकी कंपनी का भी आपने कहा कि CSR के थ्रू काम होता है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, बीइंग अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, की जो आप CSR में जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, और कैसे डिसाइड करते हैं कि इस साल हम इस पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया में काम करेंगे, और उसका इम्पैक्ट को क्या विजुलाइज करते हैं, या कोई टूल्स टेक्निक्स होती है जिसको यूज़ करते हुए आप इस काम को सेलेक्ट करते हैं? देखिए,
हम लोग का भी अभी ही कुछ मतलब साल 2 साल से ही एक कुछ बजट बनता 6-7 पॉइंट क्रिएट हुआ है के हिसाब से। और हम लोग के कुछ जो एक जैसे ये चेक डैम्स का है, अब ये CSR में नहीं भी किए, CSR था भी नहीं हम पर एप्लीकेबल तब, उससे पहले से भी हम लोग। बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा एक वो है कि भाई आपके 1 रुपए से आपने कितने रुपए का फ़ायदा, चलो अपना नहीं किया बट फ़ायदा पहुंचाया तो कितना गुना पहुंचा दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि चेक डैम में तो 1 रुपए के 100 होते हैं। क्योंकि एक चेक डैम बनने से पूरे, जैसे आपने कहा, पूरे गांव को पानी मिलता है। क्योंकि जो वाटर सेट मैनेजमेंट के कारण जो पानी स्टोर होता है उसको हम जब भी इरिगेशन में ज़रूरत है या लाइव स्टॉक में ज़रूरत है, पशुओं के लिए ज़रूरत है, वो हम यूज़ करते हैं। तो इरिगेशन एक इशू है जो आप चेक डैम के थ्रू कर रहे हैं। बट ऐसे ही आपने कहा कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, लाइवलीहुड है, क्या इनमें भी हम काम कर रहे हैं? देखिए, इन सब चीज़ों में तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ हमारी जानकारी में कुछ, जैसे एजुकेशन में बताया, हेल्थ में बताया, अब टीबी का जो है एक बहुत बड़ा जो चल रहा है इस वक्त, कैंपेन चल रहा है टीबी एलिमिनेशन का। पिछले 1.5 साल से हम लोग टीबी एलिमिनेशन में काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जब कोई चीज़ हमें अपील करती है जो कि भाई ऐसा लगता है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे अपने सोच से कि हमें क्या करना चाहिए उससे मिलती है, तो करते हैं। अब स्कूल्स को सपोर्ट करना है अपने, जो जैसे अब जहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई रईस इलाके तो नहीं है, वहाँ स्कूल भी गरीब हैं, तो उन स्कूलों में अगर आप हेल्प देते हैं तो आसपास के बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, उनको आप सपोर्ट देते हैं। तो हेल्थ, आपको कोविड का एग्जांपल देता हूँ। हमारी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक धारूहेड़ा हरियाणा में और एक खुशखेड़ा भिवाड़ी में राजस्थान। कोविड के टाइम पर एक बड़ी मास माइग्रेशन हुई थी, जो लोग को ट्रेन वगैरह कुछ नहीं मिल पा रही थी और पैदल निकल रहे थे। उस टाइम हम लोगों ने अपनी दोनों फैक्ट्रियों में पूरी कैंटीन दिन रात लगा के नॉन स्टॉप खाना बनता था, और हाईवे पे हमारी टीम जाके खाना, क्योंकि फैक्ट्री तो हाईवे पर नहीं थी, हाईवे पर हमारी टीम लगातार खाना बांटती थी। बहुत अच्छा। तो जैसा जब मौका पड़ता है आपको, तब मेरा CSR था ही नहीं, कोई CSR का मतलब ही नहीं था, मगर ये लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो हम आज हमारे इलाके के आसपास से लोग गुजर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, तो क्यों ना हम अपनी फैक्ट्री में अपने लेबर के लिए बनवाते हैं खाना, तो क्यों ना जितने लोग गुजर रहे हैं सबको खिलाएं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फीलिंग आना है ना सर, यही मेन स्पार्क है कि अगर हमारे अंदर करुणा है, लोगों के प्रति सहानुभूति है, हम सेंसिबल हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने विषय को चुनाव कर लेते हैं। और आपने वो ठीक कहा। मेरा इसी से जुड़ा एक अगला सवाल है कि क्या हम जब वो, जैसे आपने कहा कि इस काम को करने के लिए कुछ काम हो सकता है CSR में आप डायरेक्ट करते हो, और कुछ काम के लिए आप किसी एक्सपर्ट एजेंसी को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करते हो, तो जो ये इंगेजमेंट ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या इंगेजमेंट ऑफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, उसमें क्राइटेरिया में मुझे तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं PhD चैम्बर से इतने सालों से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो वहाँ रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन, 2 फाउंडेशन हैं। अब ये जो है वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन, इन सब कामों में फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन का काफ़ी रोल रहता है। रूरल डेवलपमेंट में हम लोग चेक डैम्स वगैरह का करवाते रहे हैं शुरू से। इरिगेशन अब यहाँ आपके संपर्क में आया हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ जैसे जो दिखाई देगा, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनाइज अब कई हैं जो हमारे जानकार लोगों में कोई आ जाते हैं, जी ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, तो वो भी करते हैं। हाँ, लेकिन सर ये तो एक रिकमेंडेशन है या चॉइस है। लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल कॉर्पोरेट भी चाहते हैं कि उनको अच्छे पार्टनर मिले। जैसे आपने कहा ना कि कॉर्पोरेट के अंदर मन है अच्छा काम करने का, मतलब वो चाहते हैं कि हमारी लोकेलिटी के सारे बच्चे लिटरेट हों, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा उनको स्कूल में एनवायरनमेंट मिले, वो पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन
पैसा लगाने के लिए उनके पास अच्छे पार्टनर हो जिनके पे ट्रस्ट करते हुए वो उस काम को करें, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क है वो कंप्लीट हो। तो मैं जो सवाल उसमें ये है, क्योंकि आप कई बोर्ड्स के मेंबर भी हैं, कई एसोसिएशन से आप वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आजकल काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला है कि अच्छी, क्योंकि हर कोई तो रिकमेंडेशन से नहीं आएगा भाई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि वो आए और कोई आपको कहे कि नहीं इनके साथ मैंने काम किया बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है, बट एक मिनिमम क्राइटेरिया तो तय करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका कहना सही है कि बट अभी तक जो मेरा CSR मैंने किया अभी तक, PhD RDF में किया, या द रोटरी TRF, द रोटरी फाउंडेशन, मतलब रोटरी फाउंडेशन और ये, तो इन दोनों जगह मेरी पूरी तसल्ली है। आपसे अब मेरा संपर्क बना है, मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग कितनी जिम्मेदारी से और क्या कुछ करते हैं, तो आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करता हूँ तो भी मुझे तसल्ली होगी। तो इतना कुछ अभी लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं बनाया है कि मैं कोई मतलब फाइल खोल के बैठूं कि 10 लोग आ गए और उनके स्क्रूटनी कमेटी। लेकिन जनरली सर आजकल मतलब हम सिर्फ विषय को लोगों के सामने ले जाने के लिए कर रहे हैं, मतलब माय क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली बट अगर अपनी नहीं, बट इनडायरेक्टली बताता हूँ। मगर जो जानकारों के प्रोजेक्ट आते हैं मेरे पास, कोई कहते हैं भाई मैंने यहाँ इतना कर दिया, अब आपको भी करना पड़ेगा CSR। अब वो उनका अपना एक तसल्ली है और उनकी जिद भी है मुझसे कि मुझे करना है, तो फिर मैं तसल्ली करता हूँ, देखता हूँ उसमें कि भाई ये भाई साहब तो कह रहे हैं मेरे जो दोस्त हैं, लेकिन सक्षम है कि नहीं है करने के लिए, वो तो हम खुद देखना चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्लाइंडली कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट है। अगर मान लीजिए, क्योंकि वो आपकी हार्ड मनी है, मेरा मतलब मैं ये क्वेश्चन नॉट ओनली टारगेटेड टू यू, मतलब एक जनरल कॉर्पोरेट लॉबी या जो एक कम्युनिटी है उनसे है कि हर कॉर्पोरेट को जब भी पैसा देते हैं तो ये जरूर करना चाहिए कि उनका पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब कॉर्पोरेट्स में ये काफ़ी कुछ पैसा जो है PM केयर्स में कई बार इसीलिए देना पड़ जाता है कि भाई क्योंकि आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपको कि ये जो पैसा है वो सही जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नहीं, एकदम आपने सही बात कही। और मैं आपको एक डेटा बताऊं कि आज की डेट में जो ओवरऑल CSR बजट है कंट्री का, उसका मोर देन 30% फंड PM केयर में जा रहा है। नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन साथ में ये कि PM केयर्स फंड जो है, मतलब आज भारत सरकार की इतनी फंडिंग है तो उसमें एक कहते हैं ना सागर में 2 बूंद और आ जाएंगी, बस वो भी है। दूसरा, जब हमने इसके पीछे रिसर्च किया, जब ऐसे कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट किया और उनसे पूछा कि आप क्यों प्रेफरेंस PM केयर को देते हैं, तो उनका कहना है, मैं वो कोट कर रहा हूँ लाइन बिना नाम लिए, कि हमारे लिए ये आसान है, सिर्फ एक चेक, इसमें सिर्फ एक चेक काट के देना है और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। हम MCA को कंप्लायंसेज में भेज देते हैं कि हमने अपना CSR PM केयर में दे दिया, जबकि इंस्टेड अगर इसकी जगह हम खुद जाएं इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमें एक पार्टनर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक लोग रखने पड़ेंगे, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर रिपोर्ट होगी, बहुत सारे प्रोसेस। अगर आपकी NGO जो भी ये इम्प्लीमेंट कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, लाइक जैसे मैंने कहा PhD RDF है, रोटरी फाउंडेशन है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तब कॉर्पोरेट पे ये सब जिम्मेवारी नहीं आती। मतलब अगर इट्स डिपेंड ऑन द पार्टनर कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो स्ट्रेंथ है तो वो सारे काम आपको करके देंगे, जिससे कि, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट को कोई लॉस नहीं होना चाहिए या उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, ये एक ऑब्जेक्टिव जनरली देखने में आया है। तो इस तरह के जो कॉर्पोरेट हैं वो इस तरह के क्राइटेरियाज भी रखते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन योर ओपिनियन, हाउ हैज CSR इवॉल्व इन पास्ट डिकेड्स, क्योंकि अभी 10 साल पूरे हुए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के आए, सिंस द CSR एक्ट, एंड हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू इंडिया ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट गोल? देखिए, it definitely has played a good role in the socio-economic development because having been introduced, now the corporates have a particular target that they have to meet every year. Now, instead of which, even in the past, so many corporates were doing so much, and कुछ कोई कम करते होंगे, कोई ज़्यादा करते होंगे, बट करते तो सभी थे ज़्यादातर। मतलब ज़्यादातर जो भी रिस्पॉन्सिबल ग्रुप थे करते थे। लेकिन ये आने से एक लेट अस से वेकअप कॉल हो गई या एक टारगेट हो गया। अब
ये कर, इसके बाद एक एडवांटेज जो है इसका कि आप पैसा खर्च करेंगे तो थोड़ा फिर साथ में सोच समझ के भी खर्चना चाहेंगे और अपनी कंपनी की फिलॉसफी, अपने टारगेट्स, अपनी पॉलिसी से अलाइन करके करना चाहिए। अब इसमें जो एक एडवांटेज आता है वो यही आता है कि आज हज़ारों कंपनियां अगर इस तरह कर रही हैं तो उन सब का मिलजुल के कुछ एक रिजल्ट अच्छा निकलेगा। किसी को ऐसे करना है, किसी को वहाँ करना है, किसी को यहाँ करना है। तो शायद एक जो विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी ऑर्केस्ट्रेशन, एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सोशल जो है एक्सपेंडिचर वन कैन होप फॉर। यस, इसमें बहुत अच्छे एक और भी है चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी बात में, कि आज की डेट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो लास्ट 10 ईयर्स में देखा गया है कि लोगों ने जिस जिस कॉज में या जिस थेमेटिक एरिया में भी खर्च किया है, उससे उनकी कंपनीज की ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ी है। क्योंकि जब हम समाज के साथ जब जुड़ के काम करते हैं तो समाज के अंदर हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं और वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमारे सोशल ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है। बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप कुछ अच्छा काम करके अपना कुछ अच्छा नाम देख रहे हैं, तो और खुशी की बात है। देखिए आजकल इन एनी केस कंपनीज पर CSR के अलावा देयर इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग योर ESG, environment sustainable report, environmental sustainability and क्या गवर्नेंस रिपोर्ट। तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई व्हाट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कंपनी हैज शोन, एंड दिस इज नॉट, फॉर एग्जांपल ESG रिपोर्टिंग इज नॉट समथिंग जिसका कोई सेट फॉर्मेट है या टारगेट है या रुपीज़ है, बट जब कोई आपका प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, कोई भी जब आपका ESG देखता है, उससे वो थोड़ा जज कर पाता है कि ये कंपनी कितनी सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, नॉट ओनली सोशली, एनवायरमेंटली कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीज़ से कहीं पर डायरेक्टली मेजरेबल ना होकर भी इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। तो आप CSR को भी उससे लिंक करते हैं तो अच्छी बात है, बट इवन दैट बाय इटसेल्फ इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट। एक इसका लाइव एग्जांपल है सर, आपको मालूम होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो कैंपेन है, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता, लेकिन उनके जो जैसे उनका जो प्रोडक्ट है उसको लेके उन्होंने स्कूल कैंपेन किया हेल्थ एंड हाइजीन में, और पूरे देश में वो कैंपेन हुआ और उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हुआ कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट था, जो हाथ धुलकर न खाने की प्रैक्टिस थी, उसके कारण हैंड वॉश प्रैक्टिसेस इंप्रूव हुई, न सिर्फ बल्कि बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स भी हाई हुए, और उसकी वजह से समाज में भी एक अच्छी बात आई और उनका प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ी। तो मतलब ये वाइस वर्सा है कि हम कैसे अलाइन करके अगर कोई समाज का, मतलब इसमें प्रॉफिट, बिजनेस इंटरेस्ट भी है और सोशल इंटरेस्ट भी है इसका। कहीं आप वो तो नहीं कह रहे इंस्टेंस जो अभी कुंभ मेले में फुलकों पर हॉट स्टैम्प लगा के लाखों फुलके जो लोगों को जो फ्री खाना खिलाया जाता है उसमें हॉट स्टैम्प लगे हुए, क्या आपने हाथ धोया, और वो भी साबुन की कंपनी है, मगर बहुत जिम्मेवारी की बात है और बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत साल, मतलब 3 साल पहले की बात है, एक टायर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए CSR प्रोजेक्ट बनाओ, क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्या है, तो हाईवे में NHI के साथ बात की, और हाईवे में ट्रक एक्सीडेंट, जहाँ कुछ हर हाईवे पे सर आपने भी देखा होगा, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया प्रोन एरिया हैं। तो ऐसे एरियाज को NHI ने आइडेंटिफाई किया था। हमने उनको कहा कि जैसे, और उनके आसपास देखा गया कि जनरली मतलब 50-100 किलोमीटर इधर और 50-100 किलोमीटर इधर कोई भी ढाबे या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आके रुक सकें और रेस्ट कर सकें। तो हम लोगों ने एक उनको सजेशन दिया कि आप एक ट्रक ड्राइवर्स के लिए ड्राइवर्स रेस्टिंग रूम्स बनाओ, हब टाइप का, और जहाँ वो आके चेंज कर सकें, 1-2 घंटा आराम कर सकें, खाना का खाना। तो वो उनको आइडिया बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने किया, और उससे इम्पैक्ट ये आया, वो उनको करना ही था, पैसा तो CSR में ही खर्च करना था, लेकिन एज बीइंग अ टायर कंपनी उन्होंने ये काम करके अपनी ब्रांडिंग भी वहाँ की और वो लेआउट के लिए जगह भी बनाई, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि आने वाले 3 साल का जो डेटा आया, उसकी एक रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई जिसमें
जीरो एक्सीडेंट हुआ उस 200 किलोमीटर के उसमें, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स आते थे वहाँ आराम से 5 घंटे 6 घंटे रेस्ट करते थे। उन्होंने इंटरनेट भी दिया था वहाँ, तो वो भी था, चार्जिंग भी थी, फ्यूल भी था, तो सब एक चीज़ों से। तो जस्ट एक एग्जांपल ये है कि हम अगर CSR को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करें तो न सिर्फ वो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, बल्कि सोशली हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे और एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट खड़ा हो पाएगा। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड यू एलोबरेट ऑन द टेंजिबल आउटकम्स एंड एग्जांपल ऑफ मास लेवल पब्लिक इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम CSR कंट्रीब्यूशन इन द पास्ट डिकेड्स? तो लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास? मैंने आपको अभी जैसे अभी सिंपल एक फुलके का ही एग्जांपल दिया, यस, कि जो इंसान फुलका खा रहा है उस पर स्टैम्प पहले लगी हुई है, वो एक गरम तवे से कुछ ऐसा ठप्पा लगा दिया, वो मशीन से बन रहा है फुलके वैसे भी। अब वो लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, लाखों लोग खाना खा रहे हैं, वो देख रहे हैं हाँ जी लिखा हुआ ही आ रहा है तो आप हाथ धोइए। इस तरह के तो सैकड़ों हैं, और ख़ासतौर से जिन कंपनीज के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो एक मासेस या पब्लिक को टच करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब हम लोग केबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल, अब केबल का कोई डायरेक्टली इस तरह के CSR एक्टिविटी से तो हम लिंक नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें अगर भी कर सर सकते हैं सोचा जा सकता नहीं, है। अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई विचार हो तो आप बताएं, वो भी हम सोचेंगे। हाँ, हो सकता है। एक और चैलेंज देखने में आया है, ये जनरल क्वेश्चन है कि जो रिमोट एरिया या आउटस्कर्ट बेस्ड हार्ड टू रीच एरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉर्पोरेट तक नहीं पहुंच पाती हैं। जनरली मेट्रो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही कॉर्पोरेट से फ़ायदा लेती हैं, मतलब उनका क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जो झारखंड में, उड़ीसा में या रिमोट एरिया में काम कर रहा है, वो कैसे पहुँचे और अपने प्रोजेक्ट्स को वो कैसे पिच करे? आपका कहना सही है। अभी मैंने पिछले महीने एक रिमोट ब्लाइंड स्कूल था रिमोट एरिया में उत्तराखंड में, मेरे कोई जानकार थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ करवाइए, इनको सपोर्ट चाहिए। मैंने डिटेल मंगाए, मुझे अच्छे लगे, मैंने कर दिए पैसे। तो अब वो रिमोट एरिया में थे, लेकिन कहीं से कोई संपर्क मिला तो हुआ। यस। इसी तरह एक कॉलेज था छोटे इलाके का, भाई वहाँ का फ़ोन आया तो कभी आपको दिखता जाता है, जिसको कोई जानकारी है, ये एक्चुअली इनफॉर्मल नेटवर्क ही चलेगा इसमें। क्या इसमें ये हो सकता है, मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, आप अगर सही समझे तो उसे कोट कर सकते हैं, कि क्या ऐसे जो रिमोट एरियाज़ में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, प्लस जो उनके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या उनके कनेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेट्रोज में, उनको उनके थ्रू अपने काम को दिखाना चाहिए? शोकेसिंग बहुत ज़रूरी है, तो क्या ऐसा करना चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए करना तो चाहिए, बट कर पाएंगे क्या, इसमें मुझे थोड़ा सा शंका है। क्योंकि आज सोशल मीडिया कहना तो बहुत आसान है, अब सोशल मीडिया में विजिबिलिटी किसको कितनी मिल पाती है? आज लाखों तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, उसमें से कोई छांट के आप तक पहुँचे उस, और मुझे तो मुश्किल लगता है उसमें। सर आजकल टेक्निक है, हाँ, लेकिन वो बात आप सही कह रहे हैं कि जब वो कर पाएंगे कि नहीं, वो क्वेश्चन है। और उसकी टारगेटिंग टेक्निक और ये सब अगर वो कर लेते हैं, हम करते हैं तो पहले ही फिर तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पहुंच ही जाएंगे जहाँ पहुँच। राइट। अगर वो इतने टफ जॉब है, ये बड़ी दिक्कत का काम है। इसीलिए मेंटरशिप ज़रूरी है। जहाँ पर भी जो भी NGOs काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मेंटर्स अपने इलाके के ढूंढने चाहिए, जो आगे उनके लिए सपोर्ट कर सके, उनके एम्बेसडर बन सके। वेरी राइट आइडिया। ये सबसे ज़रूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी भी तभी है कि अगर आप अपने एरिया में एक मेंटर्स ढूंढते हैं, ऐसा एक एम्बेसडर बनाते हैं, जो उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपके काम को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया हो सकता है, क्योंकि उनका वो ऐसे इंसान होने चाहिए जिनका 10 लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना हो, जिनको वो कह सके कि भाई मैं जानता हूँ ये काम अच्छा है, जो एक रिकमेंडेशन है वो एक आ सके। बहुत अच्छी बात। और वो काम लेकिन आप कर रहे हैं ना, आपका जो नेटवर्क है, आपके 800 NGOs आपने अपने नेटवर्क में दे रखे हैं, किसी हद तक आप खुद ये कर ही रहे होंगे।
हम क्योंकि लोग सर आपको वो पता कर है रहे कि हैं लेकिन हम सिर्फ 800 तक पहुंच पा रहे हैं। नहीं 800 कोई छोटी बात नहीं है। हाँ 800 कोई छोटी बात लेकिन नहीं इस सब्जेक्ट को लाने मतलब और ज़रूरत है ऐसे एम्बेसडर्स की जो आपने हाँ, quote बिल्कुल। किया। मगर अगर आप सोचें कि आप 2 लाख का बना देंगे तो वो तो फिर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। अभी तो आपका एक डायरेक्ट 1 to 1 होगा सबसे, आपकी टीम का 1 to 1 होगा, आप 800 के 1000 2000 तक कर लेंगे शायद। हम लोग सर ये कई सारे उसके मीडियम्स बनाए हैं। जैसे एक मीडियम है कि हमारा हर महीने एक न्यूज़लेटर आता है, तो जो भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका उस मंथ में अगर कोई अचीवमेंट है तो वो हमारे साथ विद फोटोग्राफ शेयर करते हैं। वो हम न्यूज़लेटर में उनका जो काम है उसको छापते हैं। और फिर हमारे पास करीब 2500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स की मेल आईडीज़ हैं, तो हम उनको सबको मेल पे भेजते हैं। तो ये एक जरिया है। दूसरा ISRN का जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो हमें एक्स पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, वहाँ पर भी हम आप लोग प्रमोट टेकअप करते देखिए, हैं। अब आप लोग टेकअप करते हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी विजिबिलिटी बेटर बनती है। हाँ। अगर आप सोचिए वो बेचारा छोटा सा कहीं झारखंड में बैठा है और वो कुछ अपना सोशल मीडिया हैंडल बना के कुछ कर पाएगा तो थोड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये एक प्रयास है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एम्बेसडर के थ्रू ये मामला हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। सर अब हमारा जो टेक्निकल क्वेश्चन का सेगमेंट है उसके बाद एक नेक्स्ट सेगमेंट है, वो है रैपिड रिस्पांस राउंड, जिसमें हम क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो इससे 4 सवाल हैं इसमें, जो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा और जितना आप शॉर्ट आंसर देंगे उतना ज़्यादा हम लोग ये कवर कर पाएंगे। So first question है, what are the key thematic areas that will be encroached for future investment by your organization? We will be looking at, we'll continue to do rainwater harvesting or check dams for the dry areas. Very nice. In addition, we'll be looking at various projects in terms of the physically challenged persons. Divyang जो लोग Divyang, for Divyangs, we will be always happy to Very nice. collaborate. And in healthcare for poor areas and in terms, especially in education for deprived, not just Divyangs, of course, that is always more priority कि अब कोई blind school या कोई handicapped children के लिए कुछ करना हो, but even otherwise, education will remain important. Very nice. Sir, next question है, what role do you see technology playing in the future of CSR? Are these any current innovative technical trends your organization utilize? If yes, please. Current, what did you say? Technological interventions, like in development social work, you are using any technological intervention? नहीं, देखिए, we are depending on third party agencies. We ourselves very rarely do any direct CSR expenditure. Or in that, I think it is the competence of the involved NGO which does that. But I'm quite hopeful that NGOs will also be keeping abreast of the technologies. And Yes. For example, AI has become the buzzword, so that would also be probably being utilized. And also, with the technological intervention, you can cover the mass area. Number of things are depending on the nature of the subject, so we can. नहीं, बिल्कुल, देखिए, जितना competent technically and in the particular domain, जो भी NGO एक project लेता है, तो I think that this competence will be helped quite a lot by the use of technology. No doubt on that. Next question is, what key factors does your organization assess before onboarding voluntary organization for CSR projects? ये already आपने बताया मैंने बता दिया. We हाँ, look at so, the reliability and of the credibility of the organization. That's very nice. Last question on this segment, what is the primary difference between the social stock exchange and CSR, corporate social responsibility? Where does your inclination lies in terms of career path for the organizational point of view? You see, social stock exchange is still a nascent concept. It is very new. It is still evolving. Yes. And as a company, we have not looked at it. And I understand that there are some taxation issues also which need to be addressed before SSC
would become more attractive. I don't think it qualifies for any sort of tax treatment which is favorable. So, in fact, if you look at it, for a corporate today, the earlier provision of ATG also seems to have practically become redundant, because most of the corporates are availing of this new simplified taxation scheme, in which they pay a lower tax and don't avail of any exemptions. Yes. So if they are not availing of any exemptions, the simple that ATG itself loses any relevance, Yes. right? Yes. So the only credit that a corporate can get out of any social work is then through the route of CSR. यस, वेरी नाइस सर। आपने बहुत ही कम समय में चारों क्वेश्चंस कवर किए। अब एक लास्ट सेगमेंट है इसका, ऑडियंस क्वेश्चन। बेसिकली जब हम ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि इस बार का पॉडकास्ट इस टॉपिक पे होगा, तो हम लोग अपनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को टॉपिक शेयर करते हैं कि इस बार हम इस पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस भेजिए। तो जो भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से जो रेलेवेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी टीम सेलेक्ट करती है। इस सेगमेंट में 5 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं जो अलग अलग स्टेट से हमने कोशिश की है लेने के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो उड़ीसा से है। उड़ीसा की ऑर्गेनाइजेशन है सद्भावना, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। What is the future of social stock exchange in India? Will it prove to be a reliable fund generating model? अभी इतना क्लियर नहीं है। आई थिंक वील हैव टू वेट अ बिट फॉर दैट, थोड़ा इवॉल्व हो जाए वो सिस्टम, और मे बी गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू लुक एट द टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको पूछने के लिए मैं अपनी टीम से ही आशीष हैं उनको बुलाऊंगा। आशीष जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की एक ऑर्गेनाइजेशन है बलिया से, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। What is the role of voluntary organizations and the corporates in the development engagement? How do you see both of the entities making an impact? And what kind of strategies they should utilize? देखिए, ये एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कॉरपोरेट्स, बिजनेस हाउसेस, उनका काम बिजनेस करना है, अपने इंडस्ट्री को चलाना है, और उनके पास एक्सपर्टीज़ या इवन टाइम भी नहीं है शायद इस तरह के सोशल प्रोजेक्ट्स में इफेक्टिवली काम कर पाने का। अगर उन्होंने अपने लोग लगा भी दिए तो प्रोबेबली उनकी कॉम्पिटेंस नहीं होगी। इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट एनजीओ के थ्रू, एनजीओ के साथ होना इज़ द राइट अप्रोच। और एनजीओ है ही इसलिए, वाई एनजीओ का काम ही ये है टू कैरी आउट to carry out projects which are of social, for social welfare, which help a certain set of target beneficiaries. तो ये दोनों मिलके ही जब करेंगे, then you will get the best results. वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के बसंत हैं जिन्होंने पूछा है, जिसको पूछने के लिए मैं डॉक्टर रीता को इनवाइट करूंगा। Sir, would you like to share any challenges or lessons learned from any of your CSR program? अभी तक क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा CSR रिसेंट ओरिजिन का है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग को नहीं देखने को मिला कि हम लोग कहीं CSR में प्रैक्टिकली कहीं गलत गए हो। बाकी यस, अगर ओवर द ईयर्स में सोचूं तो कुछ डोनेशंस गलत गई होंगी हमारी, तो कुछ ना कुछ वी हैव रिग्रेटेड कि हाँ ये इस जगह शायद पैसा देके गलती करी। वो दैट इज अब दैट हैपन्स प्रॉब्ली एवरीवेयर, कि आपने समझा था, सोचा था कि भाई ये ऐसा होगा, बट वो नहीं हो पाया कुछ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंध्रा से, ये भी साउथ से ही है। That what are the CSR initiatives have you implemented so far and what are the impacts of it? As I mentioned earlier, the most important CSR initiative which we feel very happy about and proud of in our country is the check dams that we have implemented, because we have made a huge difference to a huge number of people. और उसके आगे बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम उनको और फर्दर डेवलप करें, कि जहाँ आपने चेक डैम कर दिया वहाँ अभी इरिगेशन से सिर्फ अभी क्रॉप्स आ रही हैं, ट्राई टू सी कि कहीं आप उसमें फ्रूट ट्रीज या कौन से और ट्रीज दे सकते हैं। कैन यू हेल्प सम स्कूल्स, कैन यू हेल्प इन सैनिटेशन। तो जो एक आपने बेस कैचमेंट एरिया बना दिया बेनिफिशियरीज का, हु आर रिसेप्टिव ऑल्सो एंड प्रॉब्ली विल बी रिस्पॉन्सिबल
यस, टू जो उनको आपने एसेट्स जो उनको बना के दिए उनको संभालने के लिए, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मे बी वी वुड लाइक टू डू दैट ऑल्सो। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एंगेज स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कस्टमर एंड पार्टनर्स इन योर CSR प्रोजेक्ट? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक मेरे कस्टमर को तो आई वुड लाइक टू सेल इट टू हिम एंड गेट माई पेमेंट फ्रॉम हिम and try to make some profit so that I can give a part of that profit for CSR. So let us not mix up our priorities. Yes. CSR is the responsibility of a corporate out of the profits that it makes. So let's not make it into, These are the two separate things. Let's not mix up our priorities. Business should be done like business. Right. And social responsibility has to be taken up separately. That's my firm view. वेरी नाइस सर। बहुत ही कम समय में इस सब्जेक्ट को, जितना बड़ा ये सब्जेक्ट है उसको 40 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता, ये बात को मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट किया विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आज आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से CSR समझने में काफ़ी मदद मिली होगी, और जो CSR के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको भी आप एक तरह से देख पाए होंगे कि कॉर्पोरेट कैसे देखता है और किस तरह से कॉर्पोरेट इस इश्यूज़ पे काम करना चाहता है। उनका जो प्रेफरेंस है, जो चाहे वो काम को लेके हो या सिलेक्शन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके हो, वो उन्होंने बहुत अच्छे से साझा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगेगा और आप आने वाले समय में इस विषय पर और डिटेल में बात करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। अगर आपका कोई और भी सवाल है आप हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल संजय अग्रवाल जी से है तो आप उनको भी लिख सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनकी कंपनी का मेल आईडी हम आपके साथ शेयर करें। आप डायरेक्ट भी उनको लिख सकते हैं, हमें भी लिख सकते हैं। हम आपके सवालों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहे और हम एक दूसरे से सीखते सिखाने की कला में आगे बढ़ें, और इस माध्यम से अल्टीमेटली जो हम सब का गोल है सामाजिक विकास, वो कहीं ना कहीं पूरा हो। सर, आपने अपना समय निकाला, आप आए, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, और पूरे ISRN परिवार की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना समय दिया। आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं दर्शकों को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा लगा आज आपसे पूरा इंटरेक्ट करके। आपका ऑफिस आया तो आपका जितना कार्य आप लोगों ने इतने सालों में किया है, जिस तरह से आप लोगों ने किया है, जितनी प्रोफेशनलिज्म से किया है, और जिस तरह से आप ये पूरे नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं 800 NGOs के, तो एक बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप इसी तरह से देखते रहिए ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट। हम आप के साथ जुड़े रहेंगे और फिर मिलेंगे अगले महीने किसी नए सब विषय और नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।